हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा ये जो एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पेपर है, ये हमारा 29 जनवरी 2023 को जो हुआ था। 29 जनवरी 2023 को जो हमारा एसएससी ने कंडक्ट किया था चंडीगढ़ का टीजीटी का एग्ज़ाम। ठीक है, ये वो एग्ज़ाम है। ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर है हमारा टीजीटी का। तो इसके मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊँगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो हमारा अपकमिंग टीजीटी का एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। और ये क्वेश्चन पेपर पूरा होने के बाद फिर हम 2015 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी मैथ का, फिर हम वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, 2015 वाला। अभी हम ये 2023 वाला क्योंकि रिसेंट में हुआ था ना, तो इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें कौन सा हमें किस टाइप से पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है टीजीटी की। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, मैक्सिमाइज करना है इसको। जेड इज इक्वल टू x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 सच दैट, ये हमारे पास कंडीशंस है सारी। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा और ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले आपको इन सॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। अनबाउंडेड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? अनबाउंडेड सॉल्यूशन तो वो होता है जहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोले तो जिसको हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या आ जाए, वो क्या आ जाए हमारा, इनफाइनाइट आ जाए। ठीक है, ये तो हमारा क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है, जो हर एक मतलब सेटिस्फाई करेगा ऑल द प्रॉब्लम कंसंट्रेट, जो हमारे कंसंट्रेट की प्रॉब्लम है उनको क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, सेटिस्फाई करे, कोई भी हम वैल्यूज पुट करें, जैसे मान लो अभी हमने यहाँ पे जीरो x1 x2 x3 को जीरो पुट करा, तो ये कंसनट्रेट क्या जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो इज ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 22 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, गलत। अच्छा, पहला मैंने ये बोला था कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करे, इनफाइनाइट करे, तो यहाँ से ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद है इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहता है, जो हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है उसका मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या कहता है, ए फिजिबल सॉल्यूशन वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रीच इट। ऐसा मतलब मैं सीधी सीधी भाषा में बताती हूँ, ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो हमें सीधा सीधा ये बताता है कि ये फंक्शन इस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा और इस वैल्यू पे मिनिमम होगा, जो हमें मैक्सिमम मिनिमम तक पहुंचा सकता है। ठीक है, ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन वो होता है ऑप्टिमल। अब देखो ना, ये अनबाउंडेड है ना ये फिजिबल है, और ये फिजिबल ही नहीं है तो ऑप्टिमल तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये इनफिजिबल सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट है। तो देखो वैसे भी हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीनों को जब हम सोल्व करेंगे तो x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने जाएंगे। तो देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया, इसकी मल्टीप्लाई मैंने की 2 के साथ। जब इसको सोल्व किया तो x1 से ये x1 कैंसिल हो जाएगा ना, 2x1 कैंसिल हो जाएगा। तो सोल्व करके जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -5x2 प्लस 11x3 इज इक्वल टू -4। फिर मैंने क्या किया, मैंने सेकंड और थर्ड को लिया। जब मैं सेकंड और थर्ड को सोल्व करूँगी तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने क्या की, 3 के साथ। इसकी मल्टीप्लाई मैंने 3 के साथ की तो 3x1 से 3x1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x2 माइनस 11x3 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, जीरो इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 36 और -4, तो यानी कि 32। तो जीरो इज इक्वल टू 32, नॉट इक्वल टू, ये कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ से x1 x2 की वैल्यू हमारे पास नहीं निकल रही। तो इसका मतलब इसका क्या है, असंभव मान, यानी कि इनफिजिबल सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में वो बोलते हैं। तो इसका क्या है, इनफिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको चार ऑप्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे किसका क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, किसकी, जेड की। तो ये भी वही है, मैंने मेरी पिछली क्लासेस में पीजीटी में, ये चंडीगढ़ पीजीटी में भी पूछे थे मैक्सिमम मिनिमाइज क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो क्यों ना हम क्या करें, तो मैंने बोला था इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 26, x प्लस 2y इज इक्वल टू 28, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे
तो जब फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास x की वैल्यू आएगी 8 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 10। जब हम क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तब हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7 और y की वैल्यू आएगी 12। ठीक है, जब हम सेकंड और थर्ड को लेंगे, इन दोनों को लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 6 और y की वैल्यू आएगी 11। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगी। तो ऑप्शन में देखो कौन सा मैच हो रहा है, देखो यहाँ से 8 और 10 मैच हो रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6 और 1 नहीं आ रहा, 6 और 10 भी नहीं आ रहा, 8 और 8 भी नहीं आ रहा। तो हमारा एक्स की मतलब ये पुट करके देखने की जरूरत ही नहीं है, जेड में सीधा जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है उसमें से मैच कर लो, कोई मैच हो रहा है तो। अगर दो मैच हो जाते हैं तो फिर दोनों पुट करके देखते हैं, फिर जिस पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वैसे हम सीधा भी पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पे मान लो ये वैल्यू x की जगह 6, y की जगह 1, यहाँ पे x की जगह 8 और y की जगह 10, यहाँ पे x की जगह 6 और y की जगह 10, यहाँ पे 8 और y 8 मतलब पुट करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा भाई उसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। बाय ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से आसानी रहेगी, टाइम बचेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द इन द इटरेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, हमारे पास ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट से भी रिलेटेड पूछे हैं और सीधा रिजल्ट भी पूछे, तो एक सीधा रिजल्ट है। इन द इटरेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड इफ जेड आई माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे, जो देन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो जो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जहाँ पर भी फिजिबल आ जाए तो फिजिबल आ जाएगा तो उसका मतलब वो क्या बनेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा। फिजिबल का मतलब उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इसने बोला नॉट ए सॉल्यूशन, गलत। ऑप्टिमल भी नहीं है, गलत। सॉल्यूशन बट नॉट ऑप्टिमल, ये भी गलत, क्योंकि उसका क्या बनेगा, इसका हमेशा सॉल्यूशन बनेगा। ये हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तक पहुंचा ही देगा। ठीक है, तो एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एलपीपी इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल वेरिएबल कैन बी सोल्व बाय। जो एलपीपी है वो हमारे पास क्या करती है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को इन्वॉल्व करती है। तो इसको हम किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, इसको हम दो मेथड से सोल्व करते हैं। एक तो नाम होता है बिग एम मेथड। ठीक है, बिग एम मेथड। दूसरा हमारे पास होता है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, द टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, द टू फेज मेथड या सिंप्लेक्स मेथड, टू फेज मेथड। ठीक है, टू फेज मेथड। ठीक है, टू फेज मेथड, ये तीन मेथड हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि एलपीपी जो इन्वॉल्व करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को, तो वो हमारे पास किससे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। देखो ऑप्शन में देखो क्या क्या है, ग्राफिकल मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स मेथड से नहीं करेंगे, टू फेज से और सिंप्लेक्स से हम कर सकते हैं। तो जो मोस्ट सुटेबल रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करेंगे। जो मोस्ट सुटेबल आंसर है सिंप्लेक्स मेथड। टू फेज मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और एक है बिग एम मेथड। तीन मेथड से हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमलिटी ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज चेक्ड बाय। जो ऑप्टिमलिटी ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको चेक करते हैं किस रूल से, उसको हम चेक करते हैं मोदी मेथड से। ठीक है, मोदी मेथड, मोदी बोले तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमलिटी की जो कंडीशन आती है वो हम मोदी मेथड से यूज़ करते हैं। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अराइज करा रही हूँ, जब ये पूछे ना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमलिटी की जगह अगर हमारे पास ये आ जाए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जब आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है, उसको हमारे पास तीन मेथड हैं। एक हमारे पास होता है यही तीन मेथड, ये गिवन है, नॉर्थ कोर्नर मेथड, इसको लिस्ट कोस्ट मेथड भी बोलते हैं या रो मिनिमम मेथड भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास वोगल मेथड। ठीक है, वोगल मेथड, इसका नाम है ये VAM यानी कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। रो मिनिमम मेथड को हम बोलते हैं लीस्ट कोस्ट मेथड भी हम बोलते हैं, लीस्ट कोस्ट मेथड। और तीसरा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये कब यूज़ करते हैं ये तीनों मेथड, जब हमारे पास ये पूछे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्टिमलिटी का तो हम सिर्फ मोदी मेथड से ही चेक करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर एंड n5 इज़ ओड विच इज़ नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं होगा। देखो n नेचुरल नंबर है और जो n की पावर 5 करने पे हमें ओड मिलना चाहिए, तो n नेचुरल नंबर, n की पावर मैंने लिया 3, n की पावर 5 करेंगे यानी कि 3 की पावर 5 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 243। ये कैसा नंबर है? ओड नंबर है। ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू क्या नहीं है? जब हम n की पावर, एन हमारे पास ओड है, बिल्कुल ट्रू है। एन क्यूब 3 3 9 27 ओड आएगा, बिल्कुल ठीक है। एन की 4 क्या आएगा हमारे पास? एन की 4 भी हमारे पास क्या आएगा? ओड आएगा, यानी कि 81। तो इसका मतलब ये इवन नहीं आएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन 3 की पावर 16 वैन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म। तो 3 की पावर 16 में हमें ये बताना है कि टोटल कितने डिजिट हैं। तो देखो 3 की पावर 16, इसको हम लिख सकते हैं 9, 3 का स्क्वायर इंटू 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल 8 दूनी 16। तो 3 में ब्रेक कर लिया तो ये लिख दिया हमने 3 3 जा 9 की पावर 8। तो एक बात बताओ, 10 की पावर 8 इसमें कितनी डिजिट होती है? 8 जीरो और एक ये, कितनी होगी टोटल? 9 डिजिट होगी। कब? जब 10 की पावर हमने 8 करा। जब 9 की पावर 8 करेंगे तो 10 की पावर 8 में एक डिजिट एक्स्ट्रा है, मतलब 10 की पावर 8 में कितनी डिजिट है? 9। 9 की पावर 8 मतलब ये 10 से छोटा ही है, तो इसका मतलब इसमें कितने डिजिट आएंगे हमारे पास? 8 डिजिट आएंगे। ऐसे चेक कर लिया करो, कोई नंबर 10 या 100 के आसपास हो ना, तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं, ईजी होगा। तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, m की पावर n इज इक्वल टू 121। तो ये साफ सीधी सी बात दिख रही है, ये होल नंबर है, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3। तो ऐसा नंबर ले, m की पावर n करें तो 121 आए, तो ये हमने ले लिया। m की वैल्यू 11, n की वैल्यू 2, तो 11 का स्क्वायर 121। और n की पावर m कितना आएगा, यानी कि 2 की पावर 11 कितना होता है? 2048। तो ये तो सीधा था, ईजी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर डिवाइडिंग, नंबर ऑफ प्राइम नंबर बताना है, टोटल नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर बना लो। 2005 ये हो जाएगा 2 एकम 2 जीरो जी, सीधा इसको 5 से डिवाइड करो ना पहले, 2005, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो गई, लास्ट में 5 था तो 5, 5 के 20, 0 5 एकम 5, 5 और 401 कितने नंबर है टोटल प्राइम? 2 नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज से शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले विभिन्न शब्दों की संख्या। तो टोटल कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल। अच्छा रिपीट कितने हो रहे हैं? हम डिफरेंट वर्ड बना रहे हैं तो सीधा ही सोल्व होगा। रिपीट कितने होते हैं? ई कितनी बार? 3 फैक्टोरियल, आर 2 फैक्टोरियल। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 302 400, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्यूब्स हुज डायगनल आर, डायगनल गिवन है हमारे पास 6√3 8√3 10√3। तो एक क्यूब मतलब फर्स्ट क्यूब जो हमारे पास फर्स्ट क्यूब है, 1 क्यूब लिख लो या फर्स्ट क्यूब लिख दो, फर्स्ट क्यूब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट क्यूब का जो डायगनल है, लेंथ ऑफ डायगनल हमारे पास कितनी होती है? 2। लेंथ ऑफ डायगनल का हमारे पास फॉर्मूला आता है a√3, a√3। तो इसकी लेंथ ऑफ डायगनल हमारे पास कितनी दे रखी है? 6√3 और इज इक्वल टू a√3। तो साइड आ जाएगी हमारे पास कितनी? 6। सिमिलरली सेकंड की हमारे पास 8 और थर्ड की हमारे पास 10 आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इनकी आगे, अब हम निकालेंगे सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब होता है फॉर्मूला, इन तीनों को सम कर देंगे, यानी कि 216 प्लस 512 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 1728, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1728। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब हमारे पास कितना होता है? ए क्यूब होता है। और 1728 हमारे पास नए क्यूब का है, क्योंकि इन तीनों को मिला के बनाया ना हमने, आर मेल्टेड फ्रॉम ए न्यू क्यूब, इन तीनों को मिला के हमने एक नया क्यूब बनाया। तो इसकी 1728 उसकी क्या आ गई हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नए क्यूब की जो वॉल्यूम है वो इतनी आई है, तो ए हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए क्यूब, यानी कि ए हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। अब आगे इसने क्या पूछा है? ए हमारे पास 12 आ गया। इसने पूछा लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास होता है a√3, यानी कि 12√3, यानी कि सी हमारा यहाँ पे क्या आ गया? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन
of the form x square plus ax plus b is equal to 0, one student took the wrong value of a and get the root। देखो इसने ये बोला है, पहले एक इक्वेशन यहाँ पे एक लाइन पढ़ो और उसको समझो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से है, एक स्टूडेंट ने उसकी ए की वैल्यू को गलत लिखा है और वो क्या लिखा है, और उसने रूट मिले हैं 6 और 2, ठीक है। सिर्फ उसने ए की वैल्यू को गलत लिखा है, इसने बी का जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब बी हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो बी हमारे पास क्या आएगा, 6 × 2 यानी कि 12। बी की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारी आ गई कितनी, 12। चलिए हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिर अनदर स्टूडेंट, जो दूसरा स्टूडेंट है उसने क्या किया, बी की जो वैल्यू है उसको गलत लिख दिया, तो उसे रूट जो मिले वो क्या मिले, 6 और 1 मिले। बी की वैल्यू को गलत लिखा है, ए तो फिर भी ठीक लिखा है, तो इसका मतलब ए हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ ए प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये होता है ना, ए क्या होता है, सम ऑफ रूट डिवाइड माइनस का ए अपॉन सी होता है, मतलब ये होता है ना ए अपॉन सी माइनस ए अपॉन सी। तो अभी यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास सम ऑफ रूट होती है और बी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है ना, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये हो जाएगा -6 + 7, यानी कि ए की वैल्यू आ गई -7। तो ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो ए की वैल्यू जो हमारे पास क्या आई है वो क्या आई है, -7, और बी की वैल्यू हमारे पास आई है 12। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्या हो, इफ एंड ओनली इफ नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्या हो, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा टोटोलॉजी होगा। टोटोलॉजी का मतलब होता है कि हमेशा ट्रू आए। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कि हर एक जो रो होगी वो क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है, फॉल्स। और इसमें तो ना तो दोनों, ना तो ट्रू आए ना फॉल्स आए, बोथ टोटोलॉजी में ट्रू और फॉल्स। तो देखो इसका मतलब है कंट्राडिक्शन का मतलब इफ़ इट इज़ फॉल्स इन एवरी रो, टोटोलॉजी इफ़ इट इज़ ट्रू इन एवरी रो। और ये इनका तो पता ही चल गया होगा अब आपको, ठीक है। तो मेन ये थी। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो ट्रूथ टेबल सबको बनानी आती होगी। पी हमारे पास ट्रूथ टेबल मैं आपको बना रही हूँ, पी ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, ठीक है। क्यू क्यू क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यों मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो पी इम्प्लाइज क्यों करना है, पी इम्प्लाइज क्यों, जब ट्रू इम्प्लाई करेगा ट्रू को तो ट्रू, ट्रू इम्प्लाई करेगा फॉल्स को तो फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाई करेगा तो ट्रू को ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाई, दो बार हो गया ना, कैसे हो गया, ये हो जाएगा, हाँ एक बार फॉल्स भी तो आएगा, फॉल्स इम्प्लाइज करेगा फॉल्स को तो फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स लिया, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिया, ठीक है। आ गया समझ में। तो पी इम्प्लाइज क्यों हमारे पास ये आ गया, इसने बोला ना पी इम्प्लाइज क्या हो, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अब मान लो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी निकालो, नेगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स, ये आ जाएगा फॉल्स, ये आ जाएगा फॉल्स, ये आ जाएगा ट्रू, ये आ जाएगा ट्रू। अब नेगेशन ऑफ पी का इंटरसेक्शन निकालो क्यू के साथ, नेगेशन ऑफ पी का इंटरसेक्शन यानी कि एफ का इंटरसेक्शन ट्रू के साथ एफ, एफ का इंटरसेक्शन एफ के साथ एफ, ट्रू का इंटरसेक्शन ट्रू के साथ क्या आएगा ट्रू, और ट्रू का इंटरसेक्शन एफ के साथ क्या आएगा एफ, ये आएगा। अब देखो इसने बोला है नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यों, ये क्या है, ये टोटोलॉजी बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ना तो ये टोटोलॉजी है ना ये कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एक में ट्रू आ रहा है और सारी रो में क्या होना चाहिए फॉल्स। टोटोलॉजी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें फॉल्स फॉल्स आ रहा है, सारी में ट्रू नहीं आ रहा, तो ना तो ये टोटोलॉजी है ना ही ये वो है, क्या कहते हैं इसको, कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ से ये तो कुछ भी नहीं निकल रहा, ठीक है। तो अब जो पी इम्प्लाइज के हुआ वो देखो वो क्या है, वो टोटोलॉजी है, ट्रू फॉल्स, ना ये टोटोलॉजी ना ये कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट हो गया, ना इधर टोटोलॉजी नोर कंट्राडिक्शन, ठीक है। आ गया समझ में, ट्रूथ टेबल से बहुत ईजी समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, ये हमारे पास क्या कहता है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वही ट्रूथ टेबल बनाओ। तो पी इम्प्लाई कर रहा है क्यू को, क्यू इम्प्लाई कर रहा है पी को, तो यहाँ से देखो पी इम्प्लाइज ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो दिख ही रहा है। पी इम्प्लाइज क्यू ये भी गलत है, ये सही है। पी इम्प्लाइज पी यूनियन क्यू को करेगा, ठीक है। जो पी है वो किसको इम्प्लाई करेगा, पी यूनियन क्यू को। अब देखो ये तो गलत है, इंटरसेक्शन नहीं आएगा। मैं इसको प्रूव करके दिखाती हूँ, देखो ट्रूथ टेबल बनाओ, पी क्यू और हमें क्या चाहिए, पी क्यू और हमें चाहिए क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी और पी यूनियन क्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हमने प्रूव किया ना सी, तो ये देखो कैसे करना है। पी इम्प्लाइज हमारे पास क्या है, पी
ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ये लिख लिया। अब देखो जब ये ट्रू ट्रू है तो मैंने क्या लिखा है, क्यों इम्प्लाइज पी दिखाना ना, तो क्यों इम्प्लाइज पी, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, जो सेकंड वाला आएगा ना वही आएगा जो, ठीक है, तो ट्रू फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा क्या, फॉल्स। आ गया समझ में, ठीक है। क्यों इम्प्लाई कर रहा है ना पी को, तो जो पी की वैल्यू आएंगी वही लिखनी है, मतलब जो पी सेटिस्फाई कर रहा है ना वही आएगा। देखो ट्रू इम्प्लाई कर रहा है ट्रू को तो ट्रू, फॉल्स इम्प्लाई कर रहा है ट्रू तो ट्रू, ट्रू किसको इम्प्लाइज कर रहा है एफ को तो फॉल्स, और एफ किसको इम्प्लाई कर रहा है एफ को तो एफ, ठीक है। आ गया समझ में कैसे निकालना है। अब पी यूनियन क्यों निकालना है, पी यूनियन क्यों, ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स हमारे पास ट्रू हो जाता है, ठीक है, यूनियन में। अब देखो ये हमारे पास टोटोलॉजी बन रहा है, पी यूनियन क्यों हमारे पास क्या बन रहा है, टोटोलॉजी बन रहा है, ठीक है। और क्यों इम्प्लाइज पी हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब क्यों इम्प्लाइज पी है और इसको हम पी को इम्प्लाई करवाएंगे, पी इम्प्लाइज क्यों इम्प्लाइज पी, तो पी इम्प्लाइज इसको इम्प्लाई करेगा तो ट्रू इंटू ट्रू, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू, और ट्रू इंटू ट्रू ये भी ट्रू, फॉल्स इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स इंटू फॉल्स, इसको इम्प्लाई कर रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो P है वो किसको इम्प्लाई कर रहा है, क्यू को, क्यू इम्प्लाई कर रहा है P को, तो P जब क्यू को इम्प्लाई कर रहा है तो ये हमारे पास देखो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज यहाँ पे फॉल्स है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स को, और उसके बाद फॉल्स इम्प्लाइज यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई क्या, ये भी फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स यानी कि फॉल्स, तो ये किसके इक्वल आया हमारे पास, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये हमारे पास और ये अब हाँ ये आ गया। अब पी इम्प्लाइज क्यों है, मैंने क्या बोला था, ये किसको इम्प्लाई कर रहा है पी को, अब इसको पी को भी इम्प्लाई करवाओ, तो पी को इसको इम्प्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, यहाँ से फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स किसको इम्प्लाई कर रहा है, ट्रू को, ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू यानी कि ट्रू, तो ये हमारे पास आ गई ऑल वैल्यू ट्रू 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 आ गई, ठीक है, ऑल वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब देखो, अब ये हमारे पास ये इक्विवेलेंट होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई सारी ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखो अब इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास ट्रू 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 आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई, देखो सारा, एक मिनट में दोबारा साफ करके अच्छे से, जगह भी तो नहीं है ना इनके ऊपर ही करवाना पड़ेगा, मैं दोबारा करवा रही हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये तो अब मैंने आपको बता दिया, इसकी जो वैल्यू आई है वो हमें, ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, पी किसको इम्प्लाई कर रहा है, पी यूनियन क्यू को, ठीक है, पी किसको इम्प्लाई कर रहा है, पी यूनियन क्यू को, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई सारी, हमारे पास ट्रू 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 आई है, ठीक है। तो अब एक बात देखो, पी और क्यू इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू, ये इसकी इक्विवेलेंट है ना, तो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो दोबारा बता रही हूँ मैं, पी यहाँ पे क्यू, तो देखो पी यानी कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ तक आ गया समझ में। अब निकालो क्या, सबसे पहले मैंने निकाला क्यू इम्प्लाई कर रहा है किसको, पी को, ठीक है, क्यू किसको इम्प्लाई कर रहा है, ये वाला निकाला पी को, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स क्या होता है हमारे पास, क्यू इम्प्लाई कर रहा है, क्यू इम्प्लाई कर रहा है फॉल्स, फॉल्स ट्रू होता है ट्रू, ठीक है, ये हो गया फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स इम्प्लाई कर रहा है फॉल्स को तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे शायद मैंने फॉल्स लिखा था, ये गलती हो गई थी, ठीक है। तो अच्छा अब उसके बाद क्यू पी को इम्प्लाई कर रहा है, अब हमें देखना है पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो, ये पी इम्प्लाई कर रहा है किसको, इसको, तो ये ट्रू, फॉल्स फॉल्स हमारे पास ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है ना, आ गया ना। तो ये किसके इक्विवेलेंट आया था, अभी हमने सोल्व किया था, पी इम्प्लाइज पी यूनियन क्यू के, बस यहाँ पे क्या गड़बड़ी रही थी, फॉल्स फॉल्स हम ट्रू को इम्प्लाई नहीं करवा रहे थे, फॉल्स को करवा रहे थे, तो फॉल्स फॉल्स इम्प्लाई करता है आपस में ट्रू, मतलब जो मतलब फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, गलत गलत को इम्प्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास रूल होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये गड़बड़ी हो रही थी, ठीक है। मैं भी तो तभी कहूँ ये सेम नहीं आया, तो ये ट्रू 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 टूटोलॉजी बन रही है, ये भी टूटोलॉजी है, तो दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। आप ये निकाल के देखना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फॉर द आइडर फाइव फंक्शन द वैल्यू ऑफ 512 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, 12 के फैक्टर बनाओ। 12 के फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 का स्क्वायर और इंटू में 3। तो कैसे निकालते हैं इसको, तो 12 को तो एज इट इज़ लिखे हैं, 2 और 3 प्राइम फैक्टर है, तो 1 - 1/2, 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 1/3 रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 1/2, ये हो जाएगा 2/3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 3 2 दूनी यहाँ पे 4, यानी कि इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन r³ टू r³ है, हमारे पास ये गिवन है। अगर इस टाइप से हमारे पास कुछ भी आ जाए, मतलब x + y, y + z, z + x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो x y z 3 वेरिएबल है ना, तो x y z है। यहाँ पे फर्स्ट में x + y है, तो 1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 0। सेकेंड में y + z, x का 0, y और z का कोफिशिएंट लिखो। यहाँ पे z और x है, तो z और x, y का 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डेटरमिनेंट निकालो। अगर तो इसका डेटरमिनेंट 0 है, तो इसका मतलब इसका जो रैंक होगा वो लेस देन क्या होगा, लेस देन हमारे पास 3 होगा। 3 × 3 की मैट्रिक्स है। अगर तो इसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो जो उसका रैंक होगा, तो उसका रैंक क्या होगा हमारे पास, = 3, यानी कि फुल रैंक हो जाएगा। अगर डेटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो। अगर डेटरमिनेंट = 0 है, तो लेस देन 3, ठीक है। या तो इसका रैंक 2 हो जाएगा या इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे आगे फर्दर सोल्व करेंगे। अब देखो पहले इसका डेटरमिनेंट निकालो। डेटरमिनेंट निकाला, ये 1 जो हमारे पास मैट्रिक्स आई थी 1 1 0 0 1 1 1 0 1, जो इसका डेटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो इसका डेटरमिनेंट हमारे पास आएगा 2, और ये क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। और इसका मतलब डेटरमिनेंट अगर नॉन जीरो, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या है, फुल है। रैंक ऑफ इसका नाम देना है टी, तो रैंक ऑफ टी हमारे पास कितना है, 3। तो रैंक ऑफ टी हमारे पास 3 है, देखो किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर किसी और में भी होता, तो देखो रैंक ऑफ टी और उसके बाद रैंक टी हमारा 3 निकल आया, फुल रैंक निकल आया, क्योंकि डेटरमिनेंट क्या था, नॉन जीरो था। अब उसके बाद ये चेक करो नलिटी कैसे निकालनी है। रैंक नलिटी थ्योरम सबको पढ़ी होगी, तो रैंक टी प्लस नलिटी हमारे पास किसके इक्वल है, किसके इक्वल होती है, ये R3 × R3 है। तो इसकी जो डायमेंशन, जो हमारे पास ये u की वैल्यू है, उसका डायमेंशन क्या है, 3, तो 3। तो यहाँ पे रैंक टी प्लस नलिटी = 3, तो रैंक टी हमारे पास 3 प्लस नलिटी कितना है हमारे पास, 3। तो नलिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 - 3, यानी कि 0। यही हमने प्रूव करना था। रैंक टी प्लस एंड नलिटी कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप्स कंटेन एन एलिमेंट ऑफ इवन ऑर्डर विच इज ट्रू। अगर कोई ग्रुप हमारे पास क्या है, इवन एलिमेंट को कंटेन करता है, इवन ऑर्डर के एलिमेंट को कंटेन करता है, तो इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होगा वो मस्ट कंटेन क्या करेगा, A² = आइडेंटिटी, मतलब स्क्वायर करने पर वो हमें आइडेंटिटी देगा। अगर उस कोई भी ग्रुप इवन ऑर्डर के एलिमेंट को कंटेन करता है, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर इस टाइप के एलिमेंट होगा, यानी कि उसके पास क्या होगा, सेल्फ इनवर्स होगा। और वो ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कैसा होगा, वो ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास इवन होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, मतलब उसका खुद का सेल्फ इनवर्स होगा, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू कौन सी है, जो एक बात याद एक रिजल्ट याद रखना है, एवरी ग्रुप ऑफ, लिख रही हूँ मैं, एवरी, ये छोटे छोटे रिजल्ट ही क्वेश्चन को सोल्व करने काम आते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है। अब देखो इसमें ग्रुप का ऑर्डर देखो कितना है, S5 हमारे पास कितना है, 120 गिवन है। तो देखो देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक में सीधा ये फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट इन एवनी इवन ऑर्डर सब ग्रुप S5 मस्ट बी इवन परमुटेशन। तो इसने बोला है S5 है,
तो हमें पता है S5 में कितने एलिमेंट है, 120 एलिमेंट है, तो इसमें 60 ही 1 परमुटेशन होंगी, 60 और परमुटेशन होंगी। लेकिन इसने बात करी है सब ग्रुप की, तो सब ग्रुप की हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली होंगे, तो ये गलत है। उसके बाद एनी अबेलियन सब ग्रुप ऑफ S5, अबेलियन सब ग्रुप कोई भी होगा, क्या वो ट्रिवियल होगा, ये भी गलत है, ऐसा रिजल्ट नहीं होता। वैसे तो टोटल हमारे पास 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, S5 में कितने होते हैं, 3 नॉर्मल सब ग्रुप, तो हर एक अबेलियन सब ग्रुप ट्रिवियल होगा, ये जरूरी नहीं है। थर्ड ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 का हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर ऑफ सब ग्रुप हमारे पास जो S5 है वो कितने होते हैं, 156 होते हैं। देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑर्डर 7, हाँ अभी मैंने बोला था जो प्राइम ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप हो या कोई भी मतलब ग्रुप हो, तो अगर प्राइम ऑर्डर है तो उसका साइक्लिक सब ग्रुप जरूर होगा, तो इसका मतलब डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। साइक्लिक सब ग्रुप हमारे पास S5 में एग्जिस्ट करेगा, कितने ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, ठीक है। तो इसने ट्रू पूछा तो डी हमारे पास क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडल, आइडल नहीं आइडियल, एन आइडियल m not equal to r in a ring r is maximal ideal of r if u is an ideal of the ring r, ये डेफिनेशन है हमारे पास, एंड m is subset of u is subset of r, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हुआ, आइदर m is equal to u और u is equal to r। किसी ने भी थोड़ी बहुत आइडियल के बारे में पढ़ा है तो ये हमारे पास क्या होती है, स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन था ये कंडीशन हमारे पास होती है, आइदर m is equal to u और u is equal to r, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है डिस्टिंक्ट। तो पहले इसको जब हम सोल्व करेंगे ऑपरेशन लगा के, तो ये हो जाएगी हमारे पास, ये कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स हो जाएगी, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0। तो देखो इसका डेटरमिनेंट हमारे पास कितना आ रहा है, इसका डेटरमिनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा दूसरी बात, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, सम ऑफ जो आइगन वैल्यूज इसका होता है सम ऑफ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस हमारे पास क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम, तो ट्रेस 1 0 0, यानी कि ट्रेस क्या आएगी, 1 + 0 + 0, तो जो सम ऑफ आइगन वैल्यू आना चाहिए हमारे पास 1। तो देखो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, डेटरमिनेंट होना चाहिए 0, डेटरमिनेंट कभी भी 0 आएगा नहीं, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, हाँ 0 × 1 करेंगे तो बिल्कुल आएगा, 0 × 2 करेंगे तो बिल्कुल आएगा, डी ऑप्शन भी गलत। अब सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आया है, 1 आया है, क्योंकि जो इसका अब मैंने सोल्व किया तो 1 0 0 आया था ना, तो 1 0 0 आया था, तो इसकी आइगन वैल्यू तो वैसे 1 0 0 ही बन रही है, लेकिन इसका जो सम ट्रेस करेंगे तो 1 + 0 + 0 कितना आएगा, 1। तो ट्रेस और डेटरमिनेंट, ट्रेस 1 है और डेटरमिनेंट 0 है, तो यहाँ से देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसका मतलब हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आएंगी, वैसे भी हमें पता है जो 1 1 0 0 0 0 0 0 0, ये कौन सी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है, तो एस टाइप से बनती है ना, तो नीचे के सारे एलिमेंट 0, तो उसके जो हमारे पास आइगन वैल्यू होते हैं वो उसके क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट 1 0 0 इसके आइगन वैल्यूज हमारे पास है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, लेट वी x1 x2 x20 बिलोंग्स टू R20, और हमारे पास एक कंडीशन है x1 x3 x9, मतलब ये आपस में इक्वल है, और यहाँ पे एक कंडीशन ये है, तो टोटल हमारे पास कितनी कंडीशन है, 9 तो ये और एक ये कितनी है, 10, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी कंडीशन बच जाएंगी, 10, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, 10, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे पास सारे ही गलत हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, इस पे डाउट मतलब इस पे जो बच्चों ने क्या था ऑब्जेक्शन लगाया था, ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा नंबर मिला था 1 नंबर, ठीक है, तो इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन, इसको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x² -1 -2, ये इधर x -1 और -2, तो हमारे पास x की वैल्यू जो आएंगी, x की जो वैल्यू आएंगी वो आएगी 1,1, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 रूट, गलत, 1 रूट कहाँ आ रहा है, नो रूट, ये भी गलत, 2 इक्वल रूट्स, 2 रूट आ रहे हैं और दोनों क्या है, इक्वल, तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइटली का तो सवाल ही नहीं आता, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज़ का हमें सम बताना है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको 1, ये लिखा 1 + 1/3 इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली करना है, 1/,
3 × 6, 1 × 3 को तो एज इट इज लिखो, 3 × 6 को 6×3 = 18 होते हैं ना, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख सकते, 3² × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3×3 = 9, 2×18 लिख सकते हैं ना, प्लस 1 3 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 6 9 है, इसको हमने लिख ही लिया, 3³ और ये क्या बचा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, 3³ 3×3 = 9, 27 इंटू 6, 27 इंटू 6, तो 9 × 27 इंटू 6, ठीक है, इसको हमने ऐसे फैक्टोरियल में लिख दिया। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा ये चल जाएगा ठीक है, दिमाग चल जाएगा अगर थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हमने ऐसे लिख दिया अप टू सोन फैक्टोरियल की फॉर्म में। अब एक बात देखो आप, ये हमारे पास हो गया, और हमारे पास जो ये एक्सपेंशन होती है 1 - x की पावर -m/n, अगर इसको हम खोल लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 + m × x/n। ठीक है, एक्सपोनेंट, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बायनोमियल एक्सपेंशन खोलनी आती होगी, और इसको खोलेंगे m × m + n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा x/n का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। जब इसको कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, m की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, और यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, और यहाँ से x/n की वैल्यू, x/n यहाँ पे x/n², तो यानी कि 1/3, 1/3², 1/3³ ऐसे, तो x/n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x/n की वैल्यू आ रही है 1/3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x/n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1/3, n की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें पुट करो 1 - 2/3, और m/n की वैल्यू m/n की वैल्यू, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की -1/2, इसको सोल्व करेंगे 3 की 1/2, और ये हो जाएगा √3, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था ना। इजी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये बस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो इतने क्वेश्चंस को इस पे टाइम वेस्ट करने के बजाय स्किप कर सकते हैं हम। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन को जहाँ पे हमें लग रहा है कि टाइम लगेगा और हमारा माइंड नहीं चल रहा उस टाइम पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप, ग्रुप कौन कौन सा फंक्शन, मतलब जो ग्रुप है बनेगा, मतलब जो ये ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा हमारे पास ग्रुप बनेगा। आर सब्ट्रैक्शन के साथ ग्रुप बनेगा, आर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर बिल्कुल बनेगा, एडिशन के साथ ही बनेगा। नॉन जीरो इंटीजर विद डिवीजन बिल्कुल बनेगा, नॉन जीरो बोला है तो यानी कि जो इंटीजर्स का सेट है उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तभी वो डिवीजन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अच्छा नेचुरल नंबर बनेगा नहीं, इसका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप, इसने इज नॉट ए ग्रुप पूछना, नॉट ए ग्रुप बोलना था। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला, मैंने क्या बोला, आर सब्ट्रैक्शन के साथ ग्रुप बनेगा, आर एडिशन के साथ बनेगा, नेचुरल नंबर एडिशन के साथ बनेगा, नॉन जीरो इंटीजर विद डिवीजन बनेगा। ठीक है, एक ग्रुप मैंने सोचा कि नोट ग्रुप पूछा है, तो नोट ग्रुप ये तो ग्रुप बनेगा ही नहीं, नेचुरल नंबर विद एडिशन, क्योंकि इसके अंदर क्या है जीरो इंक्लूड नहीं होती, नेचुरल नंबर के अंदर क्या है जीरो बिलोंग नहीं करती, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जीरो ही नहीं करती, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ पे नहीं होगा। अब हमें क्या देखना है, हमारे पास जो आर प्लस है वो ग्रुप बनेगा, आर माइनस ग्रुप बनेगा। ठीक है, इसको हमें, ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो है ये ग्रुप नहीं बनेगा, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो ग्रुप नहीं बनेगा। नॉन जीरो इंटीजर्स विद डिवीजन के साथ नॉन जीरो इंटीजर्स का जो सेट है वो भी, देखो वो भी नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, ये इसीलिए, हाँ तो ये इसीलिए नहीं बनेगा, सॉरी बेटा मैंने फ्लो में बता दिया, मैंने सोचा नोट पूछा है तो सीधा नेचुरल पर ही ध्यान गया। ठीक है, तो नेचुरल तो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जीरो नहीं है। ठीक है, एडिशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। नॉन जीरो जो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर विद डिवीजन, वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे नहीं होगा, मान लो हमारे पास कोई 2 इंटीजर से हमने लिया, तो इसका जो इन्वर्स बनेगा वो क्या बनेगा 2 × 1/2, तभी तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। तो इस 2 का इन्वर्स हमारे पास क्या है 1/2, और 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, तो रैशनल नंबर जेड में बिलोंग नहीं करते, तो इसका मतलब हमारे पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ना डी है और ना सी है। अच्छा बात रह गई सब
आर विद सब्ट्रैक्शन ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और बी ऑप्शन बचा, तो बी हमारे पास ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये बनता है कैसा? अबेलियन ग्रुप बनता है। क्या बनेगा ये? अबेलियन ग्रुप, ठीक है, अबेलियन ग्रुप। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। तीनों मैंने आपको बता दिए हैं ग्रुप क्यों नहीं बनेंगे, ठीक है। और जो बी बनेगा वो कैसा बनेगा? अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। इस बात के लिए माफ़ी कि मैंने बिना स्टेटमेंट पढ़े, देखो जल्दबाजी में आंसर देना कितना मतलब हानिकारक हो सकता है ना। बस हमने स्टेटमेंट देखी और देख लिया, हाँ भी नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, तो ये बनता ही नहीं। तो इसने ग्रुप नोट नहीं पूछा था, इज मतलब ये पूछा था कि कौन सा बनेगा, ठीक है। तो आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स की एक्सपेंशन सबको ही पता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल एक्स माइनस 7 बाई 7 फैक्टोरियल। ये सी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। जो फर्स्ट आएगा वो किसकी बनती है? वो हमारे पास कोस एक्स की बनती है, ठीक है। जो फर्स्ट बनेगी वो किसकी बनेगी? कोस एक्स की। एक अल्टरनेट साइन चलते हैं, माइनस प्लस और इवन पावर होती है 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे 1 से शुरू होती है। आगे बात समझ में। और जो साइन एक्स की होती है एक्सपेंशन, वो कहाँ से शुरू होती है? एक्स से शुरू होती है। इसमें ओड पावर 1 3 5 7 ऐसे आती है ओड पावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्र टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्र टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई वाई, ठीक है। u हमारे पास ये है, तो हमें क्या निकालना है? कर्ली स्क्र u बाई कर्ली एक्स वाई, सब में ये निकालना है, तो निकाल दो। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव पहले सबसे पहले y क्या आएगा? जो सेकंड नंबर पे है ना y, सबसे पहले क्या आएगा? y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, तो यहाँ पे x जो होगा वो कांस्टेंट होगा, x क्या होगा? कांस्टेंट, तो निकाल लेंगे। फिर जब हमारे पास मान लो इसका मैंने सोल्व करके लिख रखा है, तो इसका ये आएगा पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू y, ये हमारे पास आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा x माइनस 2y टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। अब इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, आप ये निकाल के चेक कर सकते हो। मैंने आंसर बता दिया है बी, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद इसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कर्व। अब इसने ट्रू बोला है, तो देखो ये कर्व क्या सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब सिमेट्रिकल अगर कब होगा? जब उसका एक्स का हाईएस्ट कोफिशिएंट इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x की पावर हाईएस्ट पावर कौन सी है? मतलब x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड, द कर्व मीट द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्सिस ओरिजिन पे मीट कर रहा है। तो एक बात देखो, जब यहाँ पे y का हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है? y की पावर 4 है, तो इसका हाईएस्ट पावर y की पावर 4 है, तो कोफिशिएंट कितना है? 1, 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, कंक्लूजन निकला है, तो यह भी गलत है। b क्योंकि ओरिजिन मीट ही नहीं कर रहा। c हैज़ टू असिम्प्टोट, c इसके पास भी ये गलत है, ठीक है। ये हमारे पास तीनों ऑप्शन गलत है, इसका मतलब है देयर इज ए कस्प एट दी ओरिजिन, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीनों मैंने बता दिए हैं गलत क्यों है, तो एक ऑप्शन हमारा ट्रू होना ही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके पास क्या है? कस्प होगा ओरिजिन। जो अगर कोई मतलब इस टाइप से इक्वेशन हो जाए, ना वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो, ना वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो, तो उसके पास कोई एसिम्प्टोट्स नहीं होते, और सीधा का सीधा आप ये रिजल्ट लगा सकते हो कि उसके पास कस्प है, ठीक है। अगर वो सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें निकालना आता है, हम कैसे निकालते हैं? तो वहाँ से अगर हमें कुछ वैल्यू मिल रही है एक्स की और वाई की, तो हमारे पास उतने एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसका मतलब उसके पास कस्प है एट दी ओरिजिन। ये ठीक सीधा सीधा तरीका है। किसी को अगर कस्प के बारे में नहीं पता, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सिमेट्री चेक करके, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द वॉल्यूम बाउंडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम बतानी है इसकी, तो वॉल्यूम कैसे बताएंगे? वॉल्यूम बाउंडेड बाय, ये वैसे तो इसको जब सोल्व करेंगे, तो देखो पहले यहाँ पे देखो, ये इस वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है सीधा सीधा 3 बार इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, डी एक्स
डी वाई और डी जेड, ये सीधा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। अगर कुछ सीधा इस टाइप से कुछ दे देना तो वॉल्यूम बाउंडेड बाय दिस निकालो। तो एक्स वाई और जेड की यहाँ पे लिमिट निकालो। तो एक्स की जो लिमिट आएगी, एक्स की जो हमारे पास लिमिट आएगी, पहले तो यहाँ से देखो वाई स्क्वेयर की, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 है। तो वाई की वैल्यू क्या निकालें हम, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर है ना, तो वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गई। अब यहाँ पे क्या निकालनी है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, तो वाई को एक बार 2 पुट कर दो, एक बार -2 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, एक्स की वैल्यू जब हमने, ये हो जाएगा जब, ये तो y की लिमिट आ गई, ये तो याद रखना आप, y की लिमिट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई +-2, एक्स की हमें सीधी उसमें निकालनी है, y के वेरिएबल में निकालनी है, ठीक है। जेड यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड देखो, जेड यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी 0 तो है ही, और एक आ जाएगी 4 माइनस वाई, ठीक है। लिमिट सबकी पता चल गई। अब देखो हम एक्स की -2 से 2, ये है, ये तो एक्स की लिमिट है, एक्स इज इक्वल टू वाई की लिमिट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस माइनस आई थी ना, नीचे माइनस ऊपर प्लस। जेड की 0 से एक आई थी 4 माइनस वाई। तो जेड की पहले लिमिट है तो पहले जेड का, फिर वाई का, और फिर एक्स का। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, जेड होता है, जेड होता है, तो यहाँ जेड डी वाई डी एक्स, और जेड की लिमिट आ जाएगी 0 टू 4 माइनस वाई, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा। फिर अभी इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई, डी वाई और डी एक्स, वाई की लिमिट हमारे पास। अब वाई के विद रिस्पेक्ट टू कर दो इंटीग्रेशन, बहुत ही सिंपल है, वाई के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करके वैल्यूज पुट कर दो, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 16 पाई, ए ऑप्शन करेक्ट। सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, और वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ वो क्या होगा। जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, क्या 4 माइनस एक्स स्क्वेयर समथिंग पुट करेंगे ना, तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, रूट। तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x/a, ठीक है, साइन इनवर्स x/a। हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, और कुछ नहीं, और सीधा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16 ए पाई, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन मोड एक्स, ये बहुत ही इजी है, मैंने ये प्रैक्टिस सीरीज करवाई थी, उसमें कितनी बार मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया है। जो पीजीटी के मैथ का पेपर था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो टीजीटी में सारा पीजीटी लेवल का तो आया ही आया है, साथ में ये जो ग्रेजुएशन लेवल तक का भी इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें लगभग 1000 के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने DSSS का, फीमेल का भी, पीजीटी का कर लिया है, एनवीएस का, केवीएस का, सारे पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं पीजीटी के लगभग। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, एस्टेट का भी आप दे सकते हैं, एस्टेट का भी थोड़ा हाई लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इस हिसाब का जो पेपर है, इसमें कितने क्वेश्चन जो हमारे हैं कंसेप्चुअल बेस आए हैं, और जो हमने कर भी लिए हैं, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं 10-15 के आसपास जो हमारे ग्रेजुएशन तक के लेवल तक के पूछे गए हैं, जिसमें कैलकुलस से ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। एलपीपी प्रॉब्लम तो 12th क्लास में हमने पढ़ लिया था, फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो देखो लगभग 11th 12th के ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन हैं, ठीक है। 70 to 75% टीजीटी में 11th 12th के पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो मेरे पीजीटी के लेक्चर्स हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, वो टीजीटी और पीजीटी दोनों में हेल्पफुल रहेंगे, और जो हमारा DSSS का एग्जाम आएगा उसके लिए भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितने हम प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ में, उतने ही हमारे कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगे बजाय कि थ्योरी से, ठीक है। देखो अब ये मोड एक्स फंक्शन है, मोड एक्स फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियल नहीं होता, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इसकी 1 आएगी, जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऑप्शन देखो नो डिफरेंशिएबल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, सी भी, तो सीधा सी करेक्ट है। और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है ना, मोड एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, मोड एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मोड एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। कोई भी मोड फंक्शन हो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30th,
ये लिमिट पूछी एक्स अप्रोचेस टू 2, फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। लिमिट बता दो इसकी क्या है, सीधा यहाँ पे पुट कर दो 2, तो 4 टू 8 + 3 11, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स log 1 + कोस एक्स। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0/0, एल हॉस्पिटल यहाँ पे रूल लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ऊपर वाले का अलग से तो यानी कि साइन एक्स, नीचे वाले का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन 1 + एक्स प्लस में log 1 + एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा करेंगे तो 0/0, यहाँ पे क्वेश्चन रूल, यहाँ पे तो सीधा ही करना है साइन का कोस, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा कोस एक्स, उस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 1 + एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 + एक्स का होल स्क्वायर प्लस log 1 + एक्स का 1/1 + एक्स। 0 पुट करोगे ऊपर आएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1/1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 0 पुट किया ना हमने, तो ये हो जाएगा 1 से 1 एक्स से एक्स कैंसिल, नीचे 0 पुट करेंगे तो 1/1 यानी कि 1 प्लस ये 0 पुट करेंगे तो 1 यानी कि 1/1 2, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट 1/2, ठीक है। 1/2 यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फंक्शन x + 1/x द वैल्यू ऑफ c, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम अभी पिछली बार कितनी बार डिस्कस किया है, f' क्या होता है, f(b) माइनस f(a) और b माइनस a, इंटरवल 1 से 3 गिवन है। f'(x) निकालो, क्या आ जाएगा, c माइनस x का 1 और 1 + x का 1 माइनस 1/x², तो -1/c², f'(c) की वैल्यू रखती। f(b) की वैल्यू माइनस f(a) की वैल्यू, f(b) माइनस f(a) हमारे पास कितना आ जाएगा, f(b) आ जाएगा 10/3, f(a) 2 और b माइनस ए 3 - 1 यानी कि 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±√3 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो कहाँ है √3, तो ये है ±√3 आई ना, -√3 तो निगलेक्ट ऐसे कर देंगे क्योंकि ये इंटरवल पॉजिटिव है 1 से 3 में है, तो पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर -√3 होता तब की बात थी ये, ठीक है ना, -√3 होता तो कई बच्चे सोचते कि -√3 लगा देते हैं, नहीं, इंटरवल चेक करना है, इंटरवल के अंदर जानी चाहिए वो वैल्यू सी की वैल्यू, क्योंकि जो सी है वो एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल 1 से 3 में, ठीक है। तो 1 से 3 के अंदर नेगेटिव तो वैल्यू है ही नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब √3 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 33th, the Taylor series generated by f(x) e⁻x at x = 0 converges to f(x)4। ये जो हमारे पास f(x) ex की वैल्यू क्या होती है, e(x) की वैल्यू क्या होती है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 इस टाइप से होती है ना इसकी एक्सपेंशन। तो ये हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगी, और एग्जिस्ट कब करेगी, जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास रिजल्ट होता है f(x) = जो एक्सपेंशन होती है वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r का मतलब, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞, और इसको हम ऐसे ले सकते हैं डी, यानी कि डी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, अगर हमें रिजल्ट पता है, रूल पता है, तो सीधा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x(y) सब्जेक्ट टू x + y। x + y की वैक्सी 8 गिवन है, तो इसके 2 केस बनेंगे, कब, एक्स वाई की बतानी है मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 केस कब पॉसिबल है, या तो हम 4 + 4 लिखें तब 8 आएगा, या हम 6 + 2 लिखे तब 8 आएगा, या 2 + 6 लिखे तब 8 आएगा, ठीक है। तो 6 + 2 लिखो या 6 + 2 लिखो, 2 + 6 लिखो या 6 + 2 लिखो, तो 8 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई निकालो, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये भी 6 दूनी 12, और ये 4 चौके 16, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है 16 पे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए 35 क्वेश्चन, ए गोट इज टाइड टू ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड साइड 21 मीटर विद ए रोप लॉन्ग, ठीक है, रोप लेंथ ऑफ 14 मीटर। एक हमारे पास क्या गिवन है, एक एरिया गिवन है स्क्वायर फील्ड का इस टाइप से, ठीक है। इसने बोला है एक गोट को मान लो एक कोने से यहाँ से बांधा गया है, ठीक है, एक कोने पे उसको बांधा गया है, और वो क्या करती है, फील्ड ऑफ ए स्क्वायर साइड, इसकी साइड की स्क्वायर कितनी देर की है, 21 मीटर गिवन है,
एक रस्सी से बांधा गया है, रस्सी ये रही, रस्सी की लेंथ हमारे पास कितनी है, 14 मीटर है, ये 14 मीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड द गोट कैन नॉट ग्रेज, जहाँ पे बकरी चर नहीं सकती, तो यहाँ पे उसको बांधा गया है इतनी रस्सी के साथ, तो इसका मतलब वो इस एरिया में क्या करेगी, चरेगी, तो बाकी के इस एरिया में तो वो चर नहीं सकती, तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, उस स्क्वायर फील्ड का। तो देखो यहाँ से इसका मतलब अगर इस बकरी को यहाँ से मतलब बांधा, ये बकरी यहाँ पे है तो 14 मीटर रस्सी से बांधा है, तो 14 मीटर मान लो ये हो गया, ठीक है। तो इस कोने से 14 मीटर इतनी लेंथ होगी, तो यहाँ से ये इधर इधर घूमेगी, मतलब इस एरिया में ये घूमेगी, ठीक है, इस एरिया में ये घूमेगी। सर्कल का कितना पार्ट हो गया, एरिया ऑफ जो सर्कल निकालेंगे वो कितना हो गया, फोर्थ पार्ट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसके मतलब ये इस एरिया में घूमेगी, तो ऊपर वाला एरिया जहाँ पे वो घास चर रही है वो कितना है, कितने टोटल इससे हैं वैसे, इसको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो टोटल कितना है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 और 4, 4 पार्ट है ना इसके, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 14 गुना 14 और बटे में 4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। तो 11 और 14 की यहाँ पे क्या करनी है, मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखो इसका स्क्वायर का एरिया जब निकालेंगे, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकाल के क्या करेंगे, एरिया ऑफ इसका माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, क्योंकि वो तो यहाँ घूम रही है और यहाँ जो उसने खाना खाना है तो यहाँ पे वो नहीं खा सकती, क्योंकि जो खाना है उसका यहाँ पे भी रखा है, तो यहाँ पे वो खाना नहीं खा सकती, ये हमें बताना है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कंप्लीट का निकलेगा, कंप्लीट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 21 गुना 21, एक साइड का स्क्वायर होता है माइनस, और इस सर्कल का हमें माइनस करना है, क्योंकि ये इस हिस्से का हमें बताना है कि इस हिस्से में वो खाना खा रही है, इसमें नहीं खा रही, तो इसका माइनस कर देंगे। कंप्लीट एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के, मतलब देखो कंप्लीट एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के उसमें से ये वाला हिस्सा जो है हम वो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा माइनस करना है, ये वाला हिस्सा, और ये बनेगा सर्कल। तो ये वाला हिस्सा तो सिर्फ क्या है, फोर्थ पार्ट है सर्कल का, फोर्थ पार्ट ही बना ना, तो फोर्थ पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये होगा इसका। तो ये वाला हिस्सा हमने माइनस किया है इसमें से, तो ये हो जाएगा 21 गुना 21 यानी कि 441 में से माइनस करेंगे 154, तो ये हो जाएगा कितना, 287, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो आज हमने किए हैं इसके टोटल 35 क्वेश्चन। वैसे तो टोटल इसके 100 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट के हमेशा 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, ठीक है। तो हमने कर लिया अभी इसके कितने 35 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर आपको ना समझ आए, कुछ भी कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करना, और क्लासेस अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और यूट्यूब तो जरूरी, उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम ले लूँगी, और आपको अपकमिंग जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी, और जो इसका पीडीएफ है ये भी आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाएंगे सबका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लासेस अच्छी लगें तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको आपकी अपकमिंग जो वीडियोस हैं जो आएंगी, जो आने वाली हैं, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।